सो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 30 का पार्ट नंबर जो है 10 डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको इनका मैराथन मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। इस वीडियो में हमने कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जीके सेक्शन से ही है। बाकी सिविल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जीके सेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है। शास्त्रीय जो कर्नाटक संगीत है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड है, कौन सा प्रसिद्ध है। तो शास्त्रीय कर्नाटक के संगीत के लिए जो प्रसिद्ध है वो बाल मुरली कृष्ण जी हैं। बाल मुरली कृष्ण जी हैं। यहाँ पे पंडित रविशंकर दिए गए हैं, तो ये सितार वादक है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो पंडित रविशंकर कौन से हैं। ये सितार वादक है। अब और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो क्या है। ये संतूर वादक है। संतूर वादक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो हमें बताना है भाई। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है प्राकृतिक, कौन सी कृत्रिम होती है। एग्जाम में इसको लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो यहाँ पे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल गैसेस के बारे में पूछा गया कि भाई नेचुरल ग्रीन हाउस की गैसेस कौन कौन सी होती है, कौन नहीं होती है। कौन नहीं होती है हमें ये बताना है। तो जल वाष्प ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन भी होती है। ये नाइट्रोजन नहीं होती है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन नहीं होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है नेचुरल ग्रीन हाउस। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन सी आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये सभी को पता है। एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड सेकंड वन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी। पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस टीम ने जीते थे, किस देश की वो टीम थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले दो जो थे विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट वो वेस्ट इंडीज ने जीते थे, और तीसरा जो था वो भारत ने जीता था। अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो पहला जो जीता था वो 1975 में जीता था, दूसरा जो जीता था वो 1979 में जीता था। और यहाँ पर जो रनर अप रहता है, रनर अप वो कौन से रहे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले में रनर अप जो था, जो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जिसका फाइनल के लिए मुकाबला हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया थी 1975 में। एंड 1978 में इंग्लैंड थी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी जरूरी है। अगर हम यहाँ पे तीसरे की बात करें कि तीसरा जो हुआ था 1980 कपल कौन थे हमारे, बहुत ही प्रसिद्ध, मुझे नाम नहीं आ रहा है। 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था क्रिकेट का। 1983 में वो तीसरा विश्व कप था। तो ये भी आप याद रखिए। अगर हम यहाँ पे उप विजेता की बात करें, रनर अप जो थे उनकी बात करें, तो वो वेस्ट इंडीज थी तीसरे के लिए। तो ये भी आप याद होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कोई दाई फुफ्फुस धमनी होती है, क्या होती है। राइट पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या होती है, एक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमने देखे रखे हुए हैं। कितने सारे ऑप्शन है, क्या क्या। बी भी दो दो बार आ गया है, सी एक ही बार है। तो खैर इस ऑप्शन का आंसर तो ए हो जाएगा, बाई की तुलना में लंबी होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आलू के बारे में सभी को पता है कि भाई हिमाचल में ही देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समवित गश्त में भाग लेने वाला है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हमने उठाया तो ऐसे ही उठा दिया, लेकिन ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, तो इसके लिए तो हमारा ये बी आंसर हो जाएगा। लेकिन चलो इसको रहने दो, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पेपर था तो हमने वहां से ही लिया है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी यानी कि ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये है ग्रैंड कैनियन, कैनियन ऑफ इंडिया। इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं वो देख सकते हैं, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है? केरल में है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश, कहाँ पर स्थित है वो? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए, हेलिनिस्टिक शब्द जो है निम्नलिखित देशों में से किससे संबंध रखता है? आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं, ये बिशप से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलिनिस्टिक शब्द जो है किस देश से संबंध रखता है? भारत, चीन, पेरू या फिर ग्रीस, किससे रिलेट करता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेलिनिस्टिक शब्द है, ये संस्कृति शब्द भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये है ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ग्रीस हो जाएगा। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ये ग्रीस से संबंध रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख राज्य कौन, सॉरी राज्य नहीं यहाँ पे, राज्य कर, भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? राज्य कर, टैक्स जो है वो कौन सा है? निगम कर है या फिर आयकर? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आंसर रहेगा? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो राज्य होते हैं उसके कर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कर होते हैं। तो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो कर लगाए जाते हैं वो एक मनोरंजन कर होता है, इंटरटेनमेंट कर होता है, क्राय जो आप खरीदते हैं कोई चीज़ वो कर होता है, प्रवेश कर भी होता है वहाँ पर, और पंजीकरण कर भी होता है। उसके बाद स्टम्प्स एंड ड्यूटी जो होती है वो भी कर होता है। तो यहाँ पे स्टम्प्स, ड्यूटी और पंजीकरण दिया गया है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी दो तीन मैंने आपको और बताया, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट नोट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूटेबल ऑफ द फिनोमिना ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल? कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपर्शन ऑफ एयर, हवा बाहर निकलेगी तो वो सॉइल की जो वॉल्यूम में कमी आती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्रॉपर्टी फैचेज इतनी डिडक्टिंग ऑल आउट गोइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, द कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की आपको वो निकालनी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई सभी खर्चे हमने काट दिए हैं, डिडक्ट कर दिए हैं, डिडक्शन आउट गोइंग, ऑल आउट गोइंग जितने भी थे वो निकाल दिए हैं, तो हमारी जो टोटल आय बन रही है, इनकम बन रही है वो 9,000 बन रही है। अगर उसको आप 8% के इंटरेस्ट पर, एनुअल इंटरेस्ट पर दे देते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की वो क्या हो जाती है? कैपिटलाइज वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो कैपिटलाइज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होती है 100/, इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है? 100/इंटरेस्ट, तो 8% है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप तो 12.5, ये ईयर परचेजेस आ गया। ईयर परचेजेस आ गया तो ईयर परचेज संपत्ति का जो मूल्य आपको निकालना है अब, तो 12.5 इंटू 9,000 इज इक्वल टू ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ये आ गई इस प्रॉपर्टी की।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट, विश्वसनीय जो एस्टीमेट होता है वो कौन सा होता है, सबसे विश्वसनीय कौन सा होता है, डिटेल एस्टीमेट ही होता है। उसके बाद प्लिंथ आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकरेक्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जो गलत मेथड दिया गया है इन चारों में से वो हमें बताना है कौन सा है। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन का मेथड है। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये भी मेथड है। डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये भी है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन विद प्रॉफिट वैल्यू ये नहीं है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंकाइन थ्योरी ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर वाज इनिशियली एप्लीकेबल ओनली टू यूनिफॉर्म, किसके लिए होती है एप्लीकेबल, ड्राई सॉइल, कोहेसिव सॉइल, सैचुरेटेड या फिर कोहेजनल सॉइल, किसके लिए एप्लीकेबल होती है ये। रैंकाइन की जो थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कोहेजनलेस के लिए होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। रैंकाइन की थ्योरी जो है लैटरल अर्थ प्रेशर की, वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए, सैंड ग्रेवल हो गया इन सभी के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल टाइप्स इज टिपिकली यूज्ड इन वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर के लिए, वाटर फ्रंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए जो पाइल यूज की जाती है वो कौन सी पाइल होती है। तो वो फेंडर फाइल होती है। फ्रंट स्ट्रक्चर जो होता है वाटर का उसके लिए फेंडर फाइल यूज की जाती है। तो ये पाइल जो होती है जो बंदरगाह वगैरह होते हैं वहां पर ही यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एक्सीड्स द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय, राफ्ट फाउंडेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है इफ इट्स एरिया जो होता है वो एक्सीड हो जाए प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय, कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाए तब आप राफ्ट फाउंडेशन को यूज करते हैं। 50% से इंक्रीज हो जाए तब आप यूज करेंगे। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कई क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहेंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी आपको इस हमारी सीरीज में देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे हमारे चैनल पर, या फिर हो सकता है कि किसी और के चैनल पर नहीं देखे हो। तो हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके लिए अच्छी से अच्छी बुक्स जो है परचेज करें और आपको उसी बुक से करवाएं। तो हमने ये नई बुक्स परचेज की है, वहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से ही हमने ये क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। अगर आप बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, उस लिंक्स पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती है। अदरवाइज हम अपने चैनल पर प्रोवाइड आपको कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए बीम विद रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक बीम है जिसका रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन है एट न्यूट्रल एक्सिस, द शियर स्ट्रेस एक्सिस ऑलवेज, शियर स्ट्रेस एक्सिस जो होता है वो ऑलवेज होता है, कहाँ पर होता है, क्या होता है, तो वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द शियर फोर्स फॉर ए सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो उस पर शियर स्ट्रेस जो होती है वो शून्य होती है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो ये उल्टा कर देंगे आप, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। सॉरी, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो वो शियर फोर्स शून्य बन जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ किसका कर्व, शियर फोर्स डायग्राम जो होता है एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू डैश, विल बी इक्वल टू डैश किसके इक्वल होती, बराबर होती है। तो स्लोप जो होता है शियर फोर्स डायग्राम के कर्व का वो बराबर होता है ओरिजिनेट ऑफ लोडिंग डायमीटर एट द सेक्शन। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शियर डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए concentrated लोड एट फ्री एंड इज गिवन बाय, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है अगर उसके ऊपर पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो उस केसेस में
ये होता है या फिर ये होता है। चलो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि कैंटिलीवर के केसेस में ये क्वेश्चन हाल ही में हमने डिस्कस किया था जब हमारी टॉप 20 की सीरीज चली हुई थी। तो वहाँ पर ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, एक रेक्ट एंगुलर बताया था। तो किसके लिए रेक्ट एंगुलर होता है, शेयर फोर्स के लिए या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए? ये दोनों चीज़ें आपको कंफर्म करनी है कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो उसको तो पता ही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन सेम बेंडिंग मोमेंट m इज अप्लाइड ऑन ए मेंबर। सेम बेंडिंग मोमेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम मेंबर पर, एंड रेडियस r इज गिवन ऑन ए बेंडिंग ऑफ मेंबर, देन करेक्ट इक्वेशन विल बी, क्या होगी? हियर e, यहाँ पे e दिया गया है, यंग मॉडुलस है, एंड I जो होता है वो इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होगा E ओवर R इज इक्वल टू M ओवर आई। आई क्या है? इनिशिया। आर क्या है? रेडियस है। ई क्या है? यंग मॉडुलस है। एम तो पता है कि मोमेंट ही है। तो ये इस तरह की क्वेश्चन होगी। यहाँ पे ऑप्शन माइनस दिया है लेकिन इज इक्वल टू होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस देयर विल बी। अगर बेंडिंग व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन है बेंडिंग स्ट्रेस, देयर विल बी क्या होगा? तो देयर विल बी कंप्रेशन स्ट्रेस। कंप्रेशन स्ट्रेस होता है वहां पर। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन है बेंडिंग स्ट्रेस से, तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए कंसंट्रेटेड लोड P एट द फ्री एंड। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? सो डिफ्लेक्शन जो होगी, चेंज इन डिफ्लेक्शन जो होगी वो PL का स्क्वायर ओवर 3EI, ये देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन सारे ही कुछ अजीब से दिए गए हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। ये डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी फ्री एंड ऑफ बीम, अगर आपको कंसंट्रेटेड लोड जो है वो लग रहा है तो उस केसेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अननेसेसरी हरी एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग में लीड्स टू। बोल रहा है कि अननेसेसरी हरी एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग में लीड्स टू, तो उससे आपको प्लॉटिंग एरर ही देखने को मिलता है, अननेसेसरी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, द इफ द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ मैप, श्रिंकेज फैक्टर कितना दिया गया है? ये 24/25 दिया गया है। एंड आर एफ जो दिया गया है वो दिया गया है 1/2400। हमें क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट आर एफ ऑफ मैप। करेक्ट आर एफ, करेक्ट आर एफ जो होता है मैप का वो क्या होता है? श्रिंकेज फैक्टर इनटू क्या होता है? जो इनकरेक्ट स्केल दिया गया है यानी कि आर एफ दिया गया है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/2500, ये हमारे पास करेक्ट आर एफ आ गया मैप का। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करके करेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग आउट द राइट एंगल इज नाउन एज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर सकते हैं राइट एंगल को चेक करने के लिए, वो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर ही होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सीडेंटल एंड कंपनसेटिंग एरर ऑफ लेंथ एल आर प्रोपोर्शनल टू। तो कंपस एक्सीडेंटल एंड कंपनसेटिंग एरर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, अंडर रूट एल। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, दुधवा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पीडीएफ मांगते रहते हैं। तो मैं हमने एक हमारा जो ब्लॉग है वहाँ पर मैं ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनको पब्लिश कर दूंगा। आप वीडियो के नीचे लिंक भी दिया होगा तो उस लिंक पर जाकर आप उनको लगा सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर आंसर नहीं होंगे आपको देखने को मिलेंगे, आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पीडीएफ बनाते हैं। तो देखिए आंसर यहाँ पर नीचे भी नहीं है, जैसे कि ये 29 क्वेश्चन है तो नीचे देखिए 30 क्वेश्चन हमारा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आंसर सिर्फ हम याद रखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा।
सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भगत सिंह सुखदेव को फांसी जो दी गई थी 23 को दी गई। देखिए 23 सभी ऑप्शन में 23 है, कितना कंफ्यूज करने वाले पॉइंट होते हैं। तो लेकिन 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लाहौर जेल जो थी, लाहौर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहां पर दी गई थी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ASCII का फुल फॉर्म क्या होती है? A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड एंड C फॉर कोड। फोर तो आपको पता है कि कोड फोर किसके लिए, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड I फॉर इंटरचेंज के लिए। ये इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए कितनी बड़ी फुल फॉर्म है, एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।